जय हिंद दोस्तों। स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल सिलेक्शन मेंटर पे। देखिएगा, 2 दिन से क्लास नहीं आ पा रही थी। अब जो है आज से आप लोगों को फिर से रेगुलर क्लास जो है शाम को 7 बजे मिलना शुरू हो जाएगी। ठीक है, देखिएगा आप सभी लोग अपना अपना स्टेटस तो चेक कर लिए होंगे, किसका फॉर्म रिजेक्ट हुआ है, किसका फॉर्म नहीं रिजेक्ट हुआ है, सारी चीज़ें देख चुके होंगे। अब आप लोगों के पास समय बहुत कम बचा है। ठीक है, 10 तारीख से आप लोगों के एग्ज़ाम स्टार्ट हैं। तो अब अंतिम दिनों में आप लोग देख लीजिएगा कि आप लोग कितने प्रश्न सही कर पा रहे हैं, क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। देखिएगा, जिसने भी अभी चीज़ें नहीं पढ़ी हैं तो वो अलग जीएस में स्टैटिक जीके का ठीक है, स्टैटिक जीके जैसे कि कोई बुक हो गई, ठीक है, कोई लोक नृत्य वगैरह हो गए, ये सब चीज़ें पढ़ लीजिएगा। नेशनल पार्क हो गए या रामसर साइट हो गई, इसके साथ में करंट अफेयर्स अच्छे से पढ़ लीजिएगा। ठीक है, पॉलिटी में आप लोग जो है अच्छे से एक बार अनुच्छेद वगैरह पढ़ लीजिएगा, संविधान संशोधन पढ़ लीजिएगा और किस देश के संविधान से हमने क्या लिया है। हिस्ट्री के लिए आप लोग ये पढ़िएगा कि ज़्यादा से ज़्यादा कोशिश ये करिएगा कि डेट वगैरह याद रखिएगा, मॉडर्न हिस्ट्री से चीज़ें याद रखिएगा। और इधर जो आपका वैदिक काल वगैरह है, सिंधु घाटी सभ्यता है, मतलब ये याद रखिएगा। मिडाइवल हिस्ट्री थोड़ा कम रहता है अब, लेकिन ठीक है, एक आध क्वेश्चन अगर देख सकते हैं आप लोग, बाकी ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण नहीं है। ठीक है, बाकी आप लोग वीडियो को शेयर कर दीजिएगा, हम लोग प्रश्न वगैरह शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है कि कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। गांधार कला, मथुरा कला, शुंग कला और मधुबनी कला। देखिएगा, गांधार कला और मथुरा कला, ठीक है, गांधार कला और मथुरा कला दोनों कब से आई? तो कुषाण वंश जब शासन करने आए तो कुषाण वंश के शासनकाल में ये कला आई। और सबसे ज़्यादा विकास कब हुआ? तो कनिष्क के समय। किसके समय? कनिष्क। ठीक है, कनिष्क ने ही किसकी शुरुआत की थी? तो शक संवत की, जो कि भारतीय संवत में चलता है। ठीक है, अच्छा, गांधार कला जो थी आपकी, यह किसका मिक्सअप थी? तो गांधार कला जो थी इसमें यूनानी और प्लस रोमन, ठीक है, दोनों का मिक्सर था। तो कौन सी कला ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है? तो गांधार कला। कौन सी? गांधार कला जो है वह ग्रीको बौद्ध कला के नाम से जानी जाती है। ठीक है, याद रखिएगा आप लोग इसको। इसको इंडो हेलेनिक भी कहते हैं, इसको ग्रीको बौद्धिस्ट भी कहते हैं और इसको ग्रीको रोमन भी कहते हैं। ठीक है, तो पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अब चलिए, जैसे इसी में आपसे पूछ लिया जाए कि जो उत्तर भारत के मंदिर होते हैं वो किस शैली में बने होते हैं? तो नागर शैली में। उत्तर भारत के मंदिर, ठीक है, उत्तर भारत के मंदिर किस में बने होते हैं? नागर शैली में। जैसे मैं आपसे कहूँ खजुराहो का मंदिर, क्या कहूँ? खजुराहो का मंदिर। ठीक है, कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। फिर मैं आपसे कहूँ द्रविड़ कला, तो द्रविड़ कला किससे संबंधित होती है? तो दक्षिण भारत के मंदिर। किससे? दक्षिण भारत के मंदिर, जैसे कि बृहदेश्वर का तंजौर, बृहदेश्वर मंदिर कहाँ पर है? तमिलनाडु, तंजौर में। और एक कला होती है बेसर कला। कौन सी? बेसर कला, जिसमें नागर प्लस द्रविड़ दोनों का मिश्रण मिलता है, उनको हम लोग क्या कहते हैं? तो बेसर कला कहते हैं। जैसे कि मैं आप लोगों को बताऊं कि वैष्णव मंदिर है, कौन सा? वैष्णव मंदिर कहाँ पर? वृंदावन में, तो वो बेसर शैली में निर्मित है। पहले प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है कि किसने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया? गुरु श्री हरराय, गुरु अंगद देव, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव। तो बताइएगा कि किसने जो है वह विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहिब का निर्माण कराया? तो देखिए, हरमिंदर साहिब को हम लोग क्या कहते हैं? तो स्वर्ण मंदिर कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर्ण मंदिर। तो देखिएगा, जो गुरु अर्जुन देव जी थे, इन्होंने विश्व प्रसिद्ध हरमिंदर साहब का क्या कराया था? निर्माण कराया था। ठीक है, गुरु अर्जुन देव जी ने ही क्या किया था? आदि ग्रंथ की रचना की थी या संकलन किया था। और गुरु अर्जुन देव को किसने फांसी दी थी? तो जहांगीर ने। किसने? जहांगीर ने फांसी दी थी। अच्छा, सिख गुरु थे 9 में, गुरु तेग बहादुर। कौन थे? गुरु तेग बहादुर, जिनको क्या कहा जाता था? सिंध की चादर। ठीक है, इनको किसने फांसी दी थी? तो औरंगजेब ने। ये भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, आपसे पूछ लिया जाए कि अमृतसर शहर की स्थापना किसने की थी? तो गुरु रामदास ने। अमृतसर
शहर की स्थापना तो किसने की थी? गुरु रामदास ने। इनको 400 गांव जो थे वो दान में दिए थे किसने? औरंगजेब ने नहीं, अकबर ने। ठीक है, उसी को इन्होंने लेकर अमृतसर शहर की स्थापना कर दी थी। अब किसी को पता हो कि अमृतसर का जो स्वर्ण मंदिर है उसमें गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? बताइएगा। अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में गोल गुंबज का निर्माण किसने कराया था? तो राजा रणजीत सिंह ने। किसने? राजा रणजीत सिंह ने। ठीक है, याद रखिएगा। इस प्रश्न का डी आंसर सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है कि भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद नागरिकों के लिए आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है? तो देखिएगा, अनुच्छेद 36 से 51 तक क्या है? तो राज्य के नीति निर्देशक तत्व हैं, डीपीएसपी है। हमने कहाँ से लिए हैं? तो आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। कहाँ से लिए हैं भैया? आयरलैंड के संविधान से लिए हैं। और यह किस में है? तो भाग 4 में है। किस में है? भाग 4 में है। ठीक है, अब देखिएगा कि कौन सा जो है वो आजीविका के पर्याप्त साधनों का अधिकार सुनिश्चित करने के लिए राज्य को निर्देश देता है। तो अनुच्छेद 39A कौन देता है? अनुच्छेद 39A। 40 में क्या है? ग्राम पंचायतों का गठन है। ग्राम पंचायतों का गठन है। और अनुच्छेद 39D में क्या है? तो अनुच्छेद 39D में क्या है? तो समान कार्य के लिए समान वेतन। समान कार्य के लिए समान वेतन। ठीक है, तो इस तीसरे प्रश्न का सही आंसर हो जाएगा सी ऑप्शन, आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए चौथा प्रश्न है कि महादेव पहाड़ियाँ मुख्य रूप से किस राज्य में फैली हुई हैं? मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड, तमिलनाडु। तो देखिएगा, महादेव पहाड़ियाँ आप लोगों की कहाँ पर हैं? तो मध्य प्रदेश के अंदर है। कहाँ पर? मध्य प्रदेश के अंदर है। अच्छा, मध्य प्रदेश में ही क्या है? धूपगढ़ चोटी है। कौन सी है? धूपगढ़ चोटी है। यहीं पर एक स्थान है पंचमढ़ी, घूमने के लिए हिल स्टेशन है। ठीक है, इसको भी आप लोग याद रखिएगा। अच्छा, यहीं पर एक राजपीपला की पहाड़ियाँ हैं। कौन सी है? राजपीपला की पहाड़ियाँ, ये भी मध्य प्रदेश के अंदर हैं। ठीक है, अब देखो कुछ जो इम्पोर्टेंट हैं आप लोगों से जो पूछी जाती हैं। जैसे आपसे पूछ लिया जाएगा कि सेवराय की पहाड़ी तो तमिलनाडु में है। किसकी? सेवराय की पहाड़ी। पालनी पहाड़ी, कौन सी? पालनी। जाबड़ी पहाड़ी, ये कहाँ पर हैं? तो तमिलनाडु के अंदर है। ठीक है, इसके बाद में आपसे पूछ सकता है कि शत्रुंजय पहाड़ी कहाँ पर है? तो गुजरात में है। कहाँ पर है? गुजरात में है। आपसे पूछ सकता है कि इलायची की पहाड़ी कहाँ पर है? इलायची पहाड़ी। ठीक है, तो इलायची पहाड़ी जो होती है वो केरल प्लस तमिलनाडु दोनों की सीमा पर है। ठीक है, ये भी आप लोग याद रखिएगा। गारो खासी जयंतिया कहाँ पर है? तो मेघालय में है। बाकी चौथे प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। अगला है कि सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? बताइएगा, सिरकी जलप्रपात किस राज्य में स्थित है? तो कहाँ पर है भैया? देखिएगा, राजस्थान में एक है चुलिया। कौन सा है? चुलिया जलप्रपात है। और किस नदी के ऊपर है? तो चंबल नदी के ऊपर। बहुत पूछा जाता है ये। ठीक है, झारखंड में कौन सा है? तो हुंडरू जलप्रपात है। कौन सा है? हुंडरू है। और किस नदी के ऊपर है? तो स्वर्ण रेखा के ऊपर। सिरकी जलप्रपात जो है वह अरुणाचल प्रदेश में है। कहाँ पर है? अरुणाचल प्रदेश में है। ठीक है, मेघालय में कौन सा है? तो मेघालय में है नोह कलिकाई। नोह कलिकाई, और यह वर्षा नदी के ऊपर है। ठीक है, आपसे पूछ ले धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? जल्दी से बताइएगा, धुआंधार जलप्रपात कहाँ पर है? तो धुआंधार जलप्रपात जो है वह नर्मदा नदी के ऊपर कहाँ पर है? मध्य प्रदेश में। ठीक है, बाकी पांचवें प्रश्न का सी आंसर सही हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। छठा प्रश्न है कि पीएच में पी किस शब्द का घोतक है?
ठीक है। जो pH मान होता है हमारा, तो उसमें P और H का मान क्या होता है? तो P को क्या कहते हैं, H को तो हम लोग कहते हैं हाइड्रोजन। क्या कहते हैं? हाइड्रोजन। और P को क्या कहते हैं? प्रेसिपिटेशन, पोटेंसी, पोटेंज या परसेंटेज, बताइएगा। तो हम लोग क्या कहते हैं? पोटेंज कहते हैं। पोटेंज मतलब शक्ति, ठीक है। क्या कहते हैं? शक्ति कहते हैं। अच्छा, जो 0 से 7 के बीच में अगर किसी का मान होता है तो वो क्या होता है? अम्लीय होता है। और 7 से ज़्यादा होता है तो वो कैसा होता है? क्षारीय होता है। नींबू का पीएच मान कितना होता है? 2.4। सिरका का कितना होता है? 3.2। ठीक है। लार का कितना होता है? जो सुबह सुबह लार निकलती है, लार अम्लीय होती है या क्षारीय होती है? तो अम्लीय होती है। कितना होता है? 6.8। रक्त कैसा होता है? तो क्षारीय होता है। कितना होता है? 7.4। अच्छा, जल का पीएच मान कितना होता है? तो 7 होता है। अच्छा, आंसू का बहुत पूछा जाता है। आंसू का कितना होता है पीएच मान? तो 7.4 होता है। ठीक है, याद रखिएगा सारी चीज़ें। ठीक है, चलिए 7वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा अनुच्छेद प्रत्येक स्मारक स्थान या कलात्मक या ऐतिहासिक वस्तु की रक्षा करने के लिए राज्य को दायित्व प्रदान करता है? आर्टिकल 49 मतलब अनुच्छेद 49, अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 50 या अनुच्छेद 47? तो देखिएगा, मैंने आप लोगों को बता रखा है कि जब भी राष्ट्रीय धरोहर, कोई प्राचीन इमारत वगैरह को संरक्षण राज्य प्रदान करेगा तो किससे करेगा? अनुच्छेद 49 से प्रदान करेगा। अनुच्छेद 48 में क्या है? कृषि तथा पशुपालन। कृषि तथा पशुपालन। 50 में क्या है? न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। न्यायपालिका का कार्यपालिका से पृथक्करण। ठीक है। अनुच्छेद 47 में क्या है? तो 47 में है सार्वजनिक स्वास्थ्य। सार्वजनिक स्वास्थ्य। ठीक है। अनुच्छेद 51 में क्या है? तो अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। अंतर्राष्ट्रीय शांति व सुरक्षा। 7वें प्रश्न का ए आंसर सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 8वां प्रश्न है कि लाल रक्त कणिकाओं के निर्माण के लिए शरीर का कौन सा अंग जिम्मेदार है? मस्तिष्क, फेफड़ा, अस्थिमज्जा जिसको बोन मैरो कहते हैं, या फिर हृदय? बताइएगा। जो लाल रक्त कोशिकाएं होती हैं तो इनके निर्माण में शरीर का कौन सा अंग? आरबीसी। इनको हम लोग क्या कहते हैं? तो एरिथ्रोसाइट कहते हैं। क्या कहते हैं? एरिथ्रोसाइट कहते हैं। ठीक है। अच्छा, आरबीसी में क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। क्या होता है? केंद्रक नहीं पाया जाता है। लेकिन अपवाद स्वरूप देखिएगा, अपवाद है कि किनके आरबीसी में जो होता है वो केंद्रक पाया जाता है। तो देखिएगा, ऊंट, एक और होता है जीव लामा और जीराफ, इनमें क्या होता है? केंद्रक पाया जाता है। क्या पाया जाता है? इनके आरबीसी में केंद्रक पाया जाता है, ये याद रखिएगा आप लोग। और लाल रक्त कोशिकाओं का निर्माण कहाँ पर होता है? तो अस्थिमज्जा, बोन मैरो में होता है। ठीक है। अब आपसे पूछ ले कि इनकी मृत्यु कहाँ होती है? आरबीसी का कब्रिस्तान किसको कहा जाता है? आरबीसी का कब्रिस्तान तो किसको कहा जाता है? प्लीहा को। किसको? प्लीहा। मतलब मौत कहाँ होती है? तो स्प्लीन में होती है। कहाँ पर? स्प्लीन में। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। अच्छा, आरबीसी का जीवन काल कितना होता है? तो 120 दिन होता है। कौन सा होता है? 120 दिन होता है। ठीक है, ये भी याद रखिएगा आप लोग। सही आंसर सी हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 9वां प्रश्न है कि भारत के कौन से 4 शहरों में भारतीय सिक्कों को ढाला जाता है? मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद, नोएडा, पुणे, चेन्नई, हैदराबाद, जबलपुर, दिल्ली, कलकत्ता, सिकंदराबाद, जबलपुर, मुंबई, चेन्नई, हैदराबाद, दिल्ली? तो बताइएगा सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए। सिक्कों को कहाँ पर ढाला जाता है? भारतीय सिक्कों को कौन से 4 शहर हैं जहाँ पर ढाला जाता है? और नोट की छपाई कितनी जगह होती है? ठीक है, नोट की छपाई भी कितनी जगह होती है ये भी बताना है। तो सिक्कों को तो डाला जाता है मुंबई,
कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक है, कहाँ पर? ए ऑप्शन सही हो जाएगा, मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। और नोट की छपाई कहाँ होती है? तो 4 जगह नोट की भी छपाई होती है भारत में। एक कहाँ पर होती है? नासिक में। कहाँ पर? नासिक। नासिक कहाँ पर है? महाराष्ट्र के अंदर है। दूसरा कहाँ होता है? देवास में। देवास कहाँ पर है? तो मध्य प्रदेश में है। एक कहाँ पर होती है? मैसूर में। कहाँ पर? मैसूर। मैसूर कहाँ पर है? तो कर्नाटक में है। और चौथा सालबोनी। सालबोनी ये कहाँ पर है? तो पश्चिम बंगाल में है। ठीक है, इन 4 स्थानों पर नोटों की छपाई होती है और 4 शहर जहाँ पर सिक्कों को ढाला जाता है तो मुंबई, कोलकाता, हैदराबाद और नोएडा में। ठीक है, सही आंसर ए हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 10वां प्रश्न है कि गराडी लोक नृत्य संबंधित है, बताइएगा। मिजोरम, पुदुचेरी, राजस्थान, गुजरात। तो बताइएगा गराडी लोक नृत्य जो है वह कहाँ से संबंधित है? देखिएगा मिजोरम में कौन सा होता है? चेराब होता है। और कौन सा होता है? चेल्लम होता है। और कौन सा होता है? खुल्लम होता है। गराडी लोक नृत्य जो होता है वो पुदुचेरी से संबंधित है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, राजस्थान में कौन सा होता है? तो छारी होता है, गणगौर होता है। ठीक है, कालबेलिया होता है। और राजस्थान गुजरात में कौन सा होता है? तो गुजरात में होता है जुरून, भवई। ये सब कहाँ के हैं? तो गुजरात के हैं। ठीक है, सही आंसर आप लोगों का क्या होना चाहिए 10वें प्रश्न का? बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 11वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? स्वप्न चौधरी, लतीफ़ अहमद, जाकिर हुसैन या अमजद अली। तो देखिएगा, बताइएगा। तो कौन एक प्रसिद्ध तबला वादक नहीं है? स्वप्न चौधरी भी हैं, लतीफ़ अहमद भी हैं, जाकिर हुसैन ही। सपना चौधरी मत समझ लेना वरना तेरी अखियाँ क्या वो काजल करने लगो। अमजद अली नहीं है, मैंने पढ़ाया था अभी आप लोगों को 1-2 दिन पहले ही। अमजद अली कौन सा यंत्र करते हैं? तो सरोद वादक हैं। किसके हैं? सरोद वादक हैं। इन्हीं के साथ में एक और सरोद वादक मैंने बताए थे, अली अकबर खां। कौन बताए थे? अली अकबर खां। ठीक है, इनको भी याद रखिएगा। तो 11वें प्रश्न का डी आंसर आप लोगों का बिल्कुल सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 12वां प्रश्न है कि अल्पना किस राज्य का पारंपरिक लोक कला है? बताइएगा। महाराष्ट्र, पश्चिम बंगाल, राजस्थान, कर्नाटक। तो बताइएगा अल्पना किस राज्य का एक पारंपरिक लोक कला है? तो देखिएगा, महाराष्ट्र में कौन सी होती है? बार्ली। कौन सी होती है? बार्ली। पश्चिम बंगाल में कौन सी होती है? अल्पना। तो बी ऑप्शन सही हो जाएगा। राजस्थान में कौन सी होती है? तो मेहंदी। कौन सी होती है? मेहंदी। ठीक है, अच्छा कर्नाटक में कौन सी है? तो मैसूर कला। कौन सी है? मैसूर कला। बिहार में कौन सी होती है? गोदना। कौन सी है? गोदना। गुजरात में कौन सी है? तो गुजरात की कौन सी है बताइएगा? साथिया। ठीक है, यूपी में भी होती है, उत्तर प्रदेश में। तो उत्तर प्रदेश की है चौकपूर्णा। कौन सी है? चौकपूर्णा। ठीक है, बाकी अल्पना किस राज्य की एक लोक कला है? तो पश्चिम बंगाल की है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए 13वां प्रश्न है कि विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? 1 जून, 22 मार्च, 14 दिसंबर, 23 अप्रैल। तो देखिएगा 1 जून को हम लोग कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व दुग्ध दिवस। कौन सा मनाते हैं? विश्व दुग्ध दिवस मनाते हैं। 22 मार्च को क्या मनाते हैं? तो विश्व जल दिवस मनाते हैं। 14 दिसंबर को क्या मनाते हैं? तो विश्व ऊर्जा संरक्षण दिवस मनाते हैं। और 23 अप्रैल को क्या मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस। कौन सा दिवस मनाते हैं? तो विश्व पुस्तक दिवस मनाते हैं। ठीक है,
चलिए 3 दिसंबर को कौन सा दिवस मनाते हैं? तो 30 दिसंबर को मनाते हैं अंतर्राष्ट्रीय मतलब इंटरनेशनल विकलांग दिवस, ये भी याद रखिएगा। और 10 दिसंबर को कौन सा मनाते हैं? तो राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस, ठीक है, अंतर्राष्ट्रीय मानवाधिकार दिवस। सही आंसर 13वें प्रश्न का सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए 14वां प्रश्न है कि गोरुमारा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में स्थित है? बताइएगा। कर्नाटक, हरियाणा, पश्चिम बंगाल या असम? बताइएगा कहाँ हो जाएगा। तो देखिएगा गोरुमारा जो है वो आपका किस राज्य में स्थित है? जल्दी से सही आंसर क्या हो जाएगा? पश्चिम बंगाल में है। कहाँ पर है? पश्चिम बंगाल में। पश्चिम बंगाल में और कौन सा है? तो जल्दापारा है। कौन सा है? जल्दापारा है। और कौन सा है? तो यहीं पर बुक्सा भी है। कर्नाटक में कौन सा है? तो बांदीपुर है। कौन सा है? बांदीपुर है। यहीं पर एक कौन सा है? कुद्रेमुख है। और कौन सा है? अंसी है। हरियाणा में कौन सा है? तो हरियाणा में आप लोगों के कौन से हो जाएंगे? सुल्तानपुर हो जाएगा। और कौन सा हो जाएगा? कलेसर हो जाएगा। असम में तो काजीरंगा, मानस, डिब्रू साइखोवा, रायमोना, देहिंग पटकई, नामेरी और कौन सा है? ओरंग। ठीक है, ये कहाँ पर हो जाएंगे? असम के अंदर हो जाएंगे। सही आंसर सी हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 15वां प्रश्न है कि निम्नलिखित में श्रीलंका का राष्ट्रीय खेल कौन सा है? वॉलीबॉल है, बास्केटबॉल है, क्रिकेट है या कबड्डी है? बताइएगा। तो देखिएगा श्रीलंका और नेपाल का राष्ट्रीय खेल वॉलीबॉल है। क्या है? वॉलीबॉल है। बास्केटबॉल कहाँ का राष्ट्रीय खेल है? तो एस्टोनिया का है। कहाँ का है? एस्टोनिया का है। क्रिकेट कहाँ का है? तो भैया क्रिकेट जो है इंग्लैंड का है और ऑस्ट्रेलिया का है। कबड्डी कहाँ का है? तो बांग्लादेश का है। हॉकी कहाँ का है? तो इंडिया और पाकिस्तान का है। ठीक है। अभी पूछा गया था बेसबॉल कहाँ का है? तो अमेरिका का है। कहाँ का है? अमेरिका का। बुजकाशी कहाँ का है? तो अफ़गानिस्तान का है। अफ़गान जलेबी, ठीक है। और टेबल टेनिस कहाँ का है? तो चीन का है। तो बाकी इस प्रश्न का सही आंसर ए हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले प्रश्न के ऊपर। 16वां प्रश्न है कि हाल ही में किस राज्य में दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा शुरू की गई? मणिपुर, तेलंगाना, अरुणाचल प्रदेश, पश्चिम बंगाल। तो देखिएगा दुनिया की पहली ड्रोन मध्यस्थता पशुधन टीकाकरण सेवा जो है वह अरुणाचल प्रदेश में शुरू की गई। अच्छा, पहली बार ड्रोन से वैक्सीन कहाँ लगाई गई? पहली बार ड्रोन वैक्सीन तो तेलंगाना में, ठीक है। वैक्सीनेशन कहाँ पर हुआ? तेलंगाना में, ठीक है। दुनिया में पहली बार ड्रोन से मध्यस्थता करके पशुधन टीकाकरण सेवा कहाँ शुरू की गई? तो अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है। अच्छा, अरुणाचल प्रदेश की राजधानी जल्दी से बताइएगा। ईटानगर। सीएम कौन है? पेमा खांडू। और गवर्नर कौन है? राज्यपाल। तो यहाँ पर है बीडी मिश्रा। कौन पर है? बीडी मिश्रा। सी ऑप्शन सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं। अगला प्रश्न है कि हाल ही में मुख्य चुनाव आयुक्त को किस देश के लिए अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया? पहले तो आप लोग बताइएगा कि भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वो वर्तमान में कौन हैं? बताइएगा। भारत के मुख्य चुनाव आयुक्त जो हैं वर्तमान में कौन है? सीबीसी कौन है? सॉरी, सीईसी,
चीफ इलेक्शन कमीशन। तो कौन है भैया? राजीव कुमार हैं। कौन है? राजीव कुमार। और इनको अभी कहाँ का अंतर्राष्ट्रीय पर्यवेक्षक के रूप में आमंत्रित किया गया था? तो नेपाल का। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। अच्छा, नेपाल में कल ही एक सीएम बने, वो पीएम बने हैं, उनका नाम क्या है? तो पुष्प कमल दहल। पुष्प कमल दहल, ठीक है। ये क्या बने हैं? वहाँ के पीएम बने हैं, प्रधानमंत्री। ठीक है, बी ऑप्शन सही हो जाएगा 70वें प्रश्न का। ठीक है, चलिए 18वां प्रश्न है कि यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति, विशाल बी शर्मा, विनय मोहन क्वात्रा या पद्मा लक्ष्मी। तो देखिएगा, जो यूएन है, यूएन में भारत के स्थायी प्रतिनिधि कौन है? टी.एस. त्रिमूर्ति। ठीक है, कहाँ पर? यूएन में। विशाल बी शर्मा जो हैं वो यूनेस्को में भारत के स्थायी प्रतिनिधि हैं। और विनय मोहन क्वात्रा कौन है? तो भारत के विदेश सचिव हैं। कौन है? भारत के विदेश सचिव हैं। और पद्मा लक्ष्मी जो हैं वो यूएनडीपी, यूनाइटेड नेशनल डेवलपमेंट प्रोग्राम की जो हैं सद्भावना दूत हैं। ठीक है, यूएनडीपी का हेडक्वार्टर बताइएगा। यूएनडीपी का हेडक्वार्टर। चलिए अगला प्रश्न है कि एक वर्ष में स्वराज का नारा गांधी जी ने किस आंदोलन में दिया? बताइएगा। असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन, भारत छोड़ो आंदोलन या खेड़ा सत्याग्रह। जल्दी से बताइएगा, सही आंसर क्या हो जाएगा? देखिएगा, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? 1920 या 21 में। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन कब शुरू हुआ? तो देखिएगा, सविनय अवज्ञा आंदोलन जो था वो 2 बार शुरू हुआ। ठीक है, तो इसकी डेट तो आप लोगों से बहुत ज़्यादा नहीं पूछी जाएगी, ये याद रखिएगा आप लोग। खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ और भारत छोड़ो आंदोलन कब हुआ? तो भारत छोड़ो आंदोलन 1942 और खेड़ा सत्याग्रह कब हुआ? तो ये इसकी डेट बताइएगा जल्दी से। खेड़ा सत्याग्रह की डेट बताइएगा। 1918। ठीक है, तो पहली बार एक वर्ष में स्वराज का नारा जो था वो गांधी जी ने असहयोग आंदोलन में दिया था। किसमें? असहयोग आंदोलन में दिया था। ठीक है, याद रखिएगा। असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव किसने लिखा था? तो गांधी जी ने लिखा था। ठीक है, ये भी याद रखिएगा। तो सही आंसर ए हो जाएगा। अंतिम प्रश्न है कि 2 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन कहाँ किया गया? अंबाला, चंडीगढ़, कपूरथला या नई दिल्ली। तो बताइएगा कि 2 दिवसीय सैन्य साहित्य महोत्सव का आयोजन जो है वो कहाँ पर किया गया है? सही आंसर क्या हो जाएगा? चंडीगढ़ में। कहाँ पर? चंडीगढ़ में किया गया है। बी ऑप्शन सही हो जाएगा। ठीक है, चलिए देखिएगा, बाकी आप लोग बताइएगा आप लोगों को क्लास वगैरह कैसी लगी, प्रश्नों का स्तर कैसा लग रहा है। बाकी भैया निवेदन है सभी लोगों से, जितने लोग भी चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल को शेयर कर दीजिएगा। टेलीग्राम चैनल से जुड़ जाइएगा, वहाँ पर आप लोगों को PDF, क्विज वगैरह सारी चीज़ें आपको मिलती रहेंगी। बाकी मिलते हैं कल शाम को 7 बजे वाली क्लास में। जय हिंद।